स्वागत है हमारे इस ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट में। और मैं हूं आपके इस पॉडकास्ट का होस्ट हर्ष किशोर। और हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनकी स्टोरीज आपको इंस्पायर करेगी और आपको गर्व होगा बिहारी होने पे। बहुत स्वागत है ये ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट में। और आज जानने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या जर्नी रहा बिहार में, एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, एक लाइफ स्टाइल क्या रहा और आगे क्या सोच रहे हैं लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले आप अपना बारे में बताइए। सबसे पहले थैंक यू हर्ष और टीम ह्यूमंस ऑफ बिहार, आप लोग हमको यहाँ इनवाइट किए, इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप लोग का। बिकॉज आप लोग ही खोज के किसी को मोटिवेट कर रहे हो कि हाँ आप आगे बढ़ते रहे। अगर आप लोग जैसे मीडिया नहीं रहे जो प्रमोट करते हैं अच्छी चीज़ों को, तो शायद ही अच्छे एंटरप्रेन्योर्स भी बिहार में ग्रो कर पाएंगे। ये बहुत सही बात है, बहुत सच बात है। चुनिंदा बातों में से एक बात बोल रहा हूँ, बिकॉज मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैंने देखा है कि भाई प्रिंट मीडिया तो करती है सपोर्ट एक हद तक, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों का रहता है जो डिजिटल मीडिया है। तो थैंक यू वेरी मच टीम ह्यूमंस ऑफ बिहार। हर्ष, आपको विशेष धन्यवाद, आपने मुझे अप्रोच किया था। और हाँ, प्रभाकर भाई तो हैं ही गजब के, प्रभाकर भाई तो हैं ही। सो प्रभाकर आलोक जी करता धरता तो है ही बिल्कुल, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पूरी टीम का आप लोग। अब आते हैं अपने पे। तो मुझे विपुल सरन श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं और मैं स्किल माइंड्स फाउंडेशन का फाउंडर चेयरमैन हूँ। हमको लोग मोटिवेशन मैसेंजर के नाम से जानते हैं बिकॉज मैं थोड़ा सा बोलने वाला हूँ, बातूनी लड़का हूँ, बात करने में विशेष रुचि है, हमारी इंटरेस्ट है, खूब बात करता हूँ, इसलिए लोग मुझे मोटिवेशन मैसेंजर बोल देते हैं। और रही बात मेरे एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की, तो बेसिकली मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर, मैं अभी तक प्रोफेशनली एंटरप्रेन्योर जो विशेषकर बिजनेस की तरफ अपना रुचि रखते हैं, हमारा थोड़ा सा सामाजिक उद्यमिता की तरफ ज़्यादा है, इसलिए मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। स्किल माइंड्स फाउंडेशन नाम से हमारा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ब्रांड मिमिक्स नाम से हमने एक ब्रांड लॉन्च किया है, जो ऑफ कोर्स आपके डिजिटल मार्केटिंग वगैरह की तरफ थोड़ा सा झुकाव रखता है और भी बहुत सारे काम करता है। वो मार्केटिंग एजेंसी है जो मार्केटिंग करेगा, ब्रांडिंग करेगा ब्रांड्स की नए बिल्कुल। तो ये है हमारा अभी तक का जर्नी। बाकी आपके सवाल और हमारे जवाब पूछते जाओ। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया। और सबसे पहले आपका बचपन के बारे में जानने से लेके और अभी तक का क्या सफ़र है उसके बारे में जानेंगे। आप अपने बचपन के बारे में बताइए कि खास करके जब बिहार की बात करते हैं और बिहार का लाइफ स्टाइल बोलते हैं, तो आपका बचपन किस टाइप से रहा था? यदि बचपन की बात करते हैं तो सच्चाई ये है कि मेरा बचपन गांव में बीता है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉड गांव से हूँ। मैंने 10वीं तक की पढ़ाई गांव से की है। 12वीं की पढ़ाई करने में पटना आया था, जैसा कि एज यूजुअल सारे स्टूडेंट्स करते हैं, IIT JEE और मेडिकल की तैयारी करने पटना आते हैं। तो उन्हीं में से एक था, उन्हीं लाखों स्टूडेंट्स में से एक हम भी थे जो पटना IIT JEE की तैयारी करने आए थे। रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ते थे आनंद सर के पास। तो वहाँ से पढ़ाई करने के बाद फिर IIT JEE क्रैक किया, उसके बाद फिर शांति निकेतन गया बीटेक करने। तो बचपन में उद्यमिता में कुछ खास रुचि नहीं थी, सच बोले तो उद्यमिता में कोई खास रुचि बचपन में नहीं रही। मैं जानता भी नहीं था कि ये होता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, ये क्या चीज है। 10th स्टैंडर्ड तक मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में, ना ही कोई खास इंटरेस्ट था। हाँ, जैसा एक ट्रेडिशनल फैमिली में सब लोग बोलते हैं कि हाँ लड़का मेरा एयरफोर्स में चला जाएगा, आर्मी में चला जाएगा, या उसके बाद हाँ क्लर्क बन जाएगा, SBI PO बन जाएगा। तो वैसी कुछ सोच रखने वाली हमारा परिवार था, वैसी ही सोच हम भी रखते थे, हमें भी जॉब ही करनी थी। 10th स्टैंडर्ड तक कोई परिवर्तन नहीं थी, 12th तक भी कोई खास परिवर्तन नहीं आया। 12th के बाद जब इंजीनियरिंग लाइफ जीने गया वहाँ पे, तब इसके तरफ मेरी रुचि ज़्यादा बढ़ी थी। हाँ, पढ़ाई में ठीक ठाक ही रहा था। तो फिर बचपन कुछ खास नहीं, बचपन बहुत अच्छा बीता था गांव में, इसे बोल सकते हैं। बहुत एंजॉय किया था मैंने बचपन को, अपने बचपन को मैंने एंजॉय किया है बिल्कुल। तो बचपन में आपका क्या कैरियर ऑप्शन था उस टाइम? क्या सोचते थे कैरियर को लेके, क्या बनने का? तो देखो
बचपन तो किसी को याद रहता नहीं है, मुझे भी कुछ खास याद नहीं है, लेकिन हाँ यदि दूसरों की माने, जो देखते थे मुझे, बड़े होते जिन्होंने मुझे देखा है, ठीक है, जो मेरे बड़े भाई हैं या मामा मामी हैं, चाचा चाची हैं, पापा मम्मी तो हैं ही ऑफ कोर्स घर में, और बड़े जो भैया भाभी लोग हैं, जिन लोगों ने मुझे बचपन से देखा है, वो लोग मुझे बताते हैं, ठीक है, वो लोग मुझे बताते हैं कि बचपन में जब तुम छोटे से थे, मतलब कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ते थे, तभी से तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा ना एजुकेशन में, पढ़ाने के ऊपर था। वाह। तुम ना स्कूल से आते थे, उसके बाद एक डंडा लेते थे हाथ में, और जैसे टीचर्स बैठ के कैसे डंडा लेके गांव में पढ़ाते हैं टीचर्स, बिल्कुल वैसे तुम भी बिल्कुल डंडा लेके कोना में बैठ जाते थे और एक्टिंग करते थे टीचर्स की। तो हम लोग बिल्कुल। समझते थे कि तुम्हारा इंटरेस्ट दो तरफ हो सकता है, आइदर तुम एक्टिंग की तरफ जा सकते हो और हाँ हाँ। तुम टीचिंग की तरफ जा सकते हो। तो मुझे लगा कि हाँ टीचिंग में तो इंटरेस्ट रहा है, तो टीचिंग में इंटरेस्ट सच में रहा है, एक्टिंग में भी रहा है। तो बचपन में ये दो फील्ड शायद मेरा सबसे नजदीकी फील्ड था जिसमें मैं इंटरेस्ट रखते हूँ, पहला एक्टिंग और दूसरा टीचिंग। और फॉर्चुनेटली मैंने दोनों ही जी लिया है, मैंने एक्टिंग भी की है, थिएटर्स में की है, और टीचिंग भी कर रहा हूँ। टीचिंग अभी भी पैशनेटली करता हूँ, पैशनेटली मैं टीचिंग करता हूँ। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ आज के डेट में IITJ स्टूडेंट्स को यहाँ पे पटना में। सो पैशनेटली मैं टीचिंग कर रहा हूँ, नॉट प्रोफेशनली बट पैशनेटली मैं पढ़ाता हूँ। तो ये था बचपन का चाहत, बट लेकिन दोनों में से कुछ प्रोफेशनली बन नहीं पाया। मैं बन गया एजुकेशन से इंजीनियर और प्रोफेशन से एंटरप्रेन्योर, से बिल्कुल डिफरेंस हो गया सब कुछ में, बिल्कुल बिल्कुल। स्कैटर सा तो हो गया था लाइफ। बिल्कुल। तो बात करते हैं, जब एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम का बात करते हैं खास करके बिहार की, तो एक तरह से जो मिडिल स्कूल होता है और हाई स्कूल होता है, वहाँ पर लोगों की उतना एक तरह से समझ नहीं होती है, या फिर उतना लॉन्ग टर्म में नहीं सोचते हैं। ठीक है, वहाँ पे दो ही ऑप्शन होता है, या तो मैट्रिक एग्जाम को कंप्लीट करो या फिर 12 कंप्लीट करो। ठीक है, उतना कैरियर अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। तो अभी क्या एडवाइस देंगे वो लोगों को जो लोग खास करके हाई स्कूल में हो, कॉलेज में हो, और क्या आप एक तरह से सजेशन देंगे उनको, किस तरह से सोचना चाहिए कैरियर के बारे में? ये सवाल का जवाब देने से पहले हम एक बात बताएंगे। अभी मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, नया वाला जो पॉलिसी आया है, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP, आपने देखा होगा, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अभी कुछ दिन पहले, मोदी जी का ये लॉन्च किया हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये जब इम्प्लीमेंट होने जाएगा, अभी तो इसको इम्प्लीमेंट 2022 से किया जा रहा है, लेकिन 22 में ये सब पे अभी इम्प्लीमेंट होते होते 4-5 साल इसको लग जाएंगे। लेकिन ये जो पॉलिसी है ना, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है पढ़ाई को लेकर। तो मैं इस पॉलिसी से बेसिकली बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। आई होप कि इससे ना जो कंस्ट्रक्टिविटी जो होती थी हमारी, इसका एक मैनर में हमारे पढ़ाई का जो यूज होना है वो होगा। जैसे आज हम लोगों में बहुत सारे दोस्त हमारी गालियां भी देते हैं, और बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे बोलते हैं, यार हम लोगों ने इतना सारा पढ़ा था, इतनी सारी पढ़ाई की थी, ट्राइगोनोमेट्री कुछ और पढ़ा था, जियोमेट्री कुछ और पढ़ा था, फिजिक्स में वो लैम्डा थीटा बीटा इतना सारा चीज पढ़ा था, क्या यूज है प्रैक्टिकल लाइफ में, ये बोलते थे लोग। लेकिन अब हमको खुशी ये होगी कि वो लैम्डा थीटा बीटा जो आप पढ़ाई करो उसका यूज उसी समय से आपको बताया जाएगा, और एग्जैक्टली उसी सेंस में आप पढ़ाई करोगे जिस सेंस में आपको जरूरत है। सो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छी चीज लगी। उन्होंने इसको टर्म वाइज कर दिया और उसमें प्रैक्टिकल स्किल्स जोड़ दिए हैं। अब मेरे ख्याल से 5वें स्टैंडर्ड के बाद से बिल्कुल ये आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बातें होंगी। रही बात आपके सजेशन की, जो आपने बताया कि आप अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 10th या 12th में, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल मेरी तरह वो, मैं थोड़ा सा दब्बू किस्म का था, वैसा नहीं बनना दोस्त। तुम कह सकते हो पेरेंट्स से अपने, बोल सकते हो कि हाँ मैं ये बनना चाहता हूँ, मुझे ये बनने दिया जाए। डोंट गो फॉर एनी अदर स्पेस, गो फॉर योर चॉइस, जो आपकी चॉइस है उसके लिए जाओ। मैं आज प्राउडली कहता हूँ कि मैं अपनी चॉइस से नहीं गया था, किसी और की चॉइस से इंजीनियर बना था, लेकिन हाँ आज अपनी चॉइस से लाइफ जी रहा हूँ। तो थोड़ा देर से संभला, कहते हैं ना कि देर आए दिन होता है घर में, तो मैं मेरे साथ वही स्थिति आई। लेकिन हाँ आपको ये कहना चाहूंगा, सजेस्ट करना चाहूंगा कि 10th स्टैंडर्ड में ही डिसाइड कर लो, उससे पहले ही डिसाइड कर लो कि मेरे को क्या बनना है, और उसी फील्ड में कदम रखो। शायद आप मुझसे बहुत ज्यादा, मुझसे 10 गुनी या 20 गुनी, हो सकता है 100 गुनी ज्यादा स्पीड में आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ोगे। सो गो फॉर दैट। बिल्कुल, आपने पेरेंट्स की बात की, तो खास करके हम लोग का जो जनरेशन एक तरह से रहा है, उसमें पेरेंट्स लोग थोड़ा एक तरह से क्या बोलते हैं कि प्रेशर देते हैं कि हाँ थोड़ा कैरियर पे ध्यान दो, और साथ में गवर्नमेंट जॉब पे ध्यान दो। और उससे आपका क्या एक तरह से क्या पेरेंट्स का अप्रोच रहा आपके लिए, और क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप पेरेंट्स के लिए?
ये हमारे घरों की मेंटेलिटी है। बिहार में हर एक घर में ये गार्जियंस की या पेरेंट्स की एक मेंटेलिटी है। मेंटेलिटी ये है कि अगर बेटा को सरकारी नौकरी हो गया ना, तो मेरा बेटा हो गया बैलेंस, मेरा बेटा हो गया सुरक्षित, ठीक है। ये कहते हैं आज के पेरेंट्स, ठीक है। हमको बहुत बुरा लगता है उस समय में जब आपका बेटा कुछ और बनना चाहता है, उसको बनाना आप चाहते हैं सरकारी चपरासी ही सही, लेकिन सरकारी नौकरी पर, ठीक है। और तब तो और ज्यादा बुरा लगा जब चपरासी की सही में जॉब आई और उसमें जॉब में ग्रेजुएट और इंजीनियर्स जो बने हुए हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, उन लोगों ने अप्लाई किया। तो ये बहुत ज्यादा बुरा लगा। हाँ, ये बात सच है कि सरकारी नौकरी शायद आपके लाइफ को बैलेंस करती है, लेकिन अगर ये मानसिकता यहाँ से नहीं निकाली जाएगी तो बिहार कभी शायद हम लोग इंडस्ट्रियल टाइप का स्टेट इसको नहीं बना पाएंगे, गुजरात टाइप का स्टेट नहीं बना पाएंगे इसको। हम आपके सामने एग्जांपल्स रख देंगे, ऐसा बोलेंगे तो बिहार में ही है ना अपने वर्क स्टूडियो को वर्किंग की पूरी टीम, अपने प्रभाकर आलोक, अपने विवेकानंद प्रसाद, आप हमारे सामने एग्जांपल्स मैं दिखा देता हूँ किसी को भी, जब मेरे सामने कोई पूछता है तो मैं उसको एग्जांपल्स खोल के दिखाता हूँ, जाके देखो। और सबसे बड़े एग्जांपल अपने शशांक भैया, फार्म्स एंड फार्मर्स से डी हार्ट के फाउंडर, आप उनके पहचान रहे हो बहुत अच्छे से, तो भी बिहार से ही हैं। और वो तो और अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई किए हैं, आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई किए हुए, वो पूरा बीटेक उन्होंने वहां से किया है। तो उतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद उतना अच्छा पैकेज छोड़ करके वो बिहार में वापस आके बिजनेस कर रहे हैं। एंड आज के रेट में आपने देखा कि 200 करोड़ से भी ज्यादा की फंडिंग रेज कर रहे हैं, बिल्कुल रेज कर रहे हैं उतनी ज्यादा फंडिंग। तो इट मींस कि कहीं ना कहीं इसमें दम है। तो अगर पेरेंट्स इन बातों को नहीं समझेंगे और वो अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे इन सब चीजों में, और बैलेंस्ड लाइफ जीने के चक्कर में जबरदस्ती करेंगे कि तुम सरकारी नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो, तो हो सकता है जो स्टूडेंट्स हैं उनके करियर पे बुरा इफेक्ट पड़े। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकारी नौकरी गलत है। जिसको इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब करने में, जिसको इंटरेस्ट है जॉब करने में, वो जरूर जाए उसमें। लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चों की जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट रेशियो को समझनी चाहिए और उसी सेक्टर में उनको जाने को प्रमोट करना चाहिए। लाइक किसी का बेटा हो सकता है कल का नई सदी का अमिताभ बच्चन बन जाए एक्टिंग करके, या फिर किसी का बेटा हो सकता है कि नई सदी का सचिन तेंदुलकर बन जाए। तो उनको सचिन तेंदुलकर अगर सिंगर बनने की कोशिश करते तो शायद सक्सेसफुल नहीं होते, और लता मंगेशकर क्रिकेटर बनना चाहती तो शायद नहीं बन पाती। तो ये चीजें आइडेंटिफाई करना हमारे गार्जियंस का काम है, जो बिहार में अभी थोड़ी सी कमी है इसकी, ऐसे इन्वायरमेंट की, ऐसे इकोसिस्टम की कमी है। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए ये सजेशन होगा 10th के स्टूडेंट्स को या 12th के स्टूडेंट्स को कि अपना करियर खुद से डिसाइड करो और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करो। यदि नहीं होते हैं तो आप मुझसे बेधड़क बेहिचक आप मुझसे कांटेक्ट करो। मेरा फोन नंबर उन लोगों को दे दीजिए, बांट दीजिए आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, और उनको बोलिए कि मिलिए, आप बिल्कुल सर से मिलिए, आपके गार्जियन से वो बात करेंगे। मैंने बात किया है, समस्तीपुर की एक लड़की है, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उनके पेरेंट्स से मैंने बात किया है। शी इज रियली इंटरेस्टेड टू ज्वाइन बिहार पुलिस, लेकिन उनके गार्जियंस नहीं चाहते हैं कि वो पुलिस में जाए। और उसके अंदर ऐसा जज्बा है ना, उसके अंदर ऐसा जज्बा है कि अपने फोन के वो अपना जो प्रोफाइल फोटो होता है ना व्हाट्सएप का, वो भी पुलिसमैन का, लेडी पुलिसमैन का लगा के रखी है। तो ये जज्बा है उसके अंदर। तो मैंने उसके पेरेंट्स से बात किया, फिर बात करके उसको बोला कि आप इसको पढ़ाइए और पढ़ाने के बाद इसको पुलिसमैन बनाने की तरफ कोशिश कीजिए। बातें हुई, अच्छी बातें हुई, एंड पेरेंट्स रेडी हुए। तो मैं तैयार हूँ इसके लिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं खुल के बातें कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो बेधड़क आपको बोलना चाहिए। हर्ष, अप टू यू। हाँ, तो आपने एक कोर्सेस की है एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट का आईआईटी खड़गपुर से, तो उसका क्या स्टोरी रहा और उसके पीछे का क्या एक तरह से मोटिव रहा आपका? देखो, बीइंग आईआईटी जेईई एस्पिरेंट, एक सपना होता है सबका कि मैं आईआईटीएन बनूं, मेरे नाम के आगे आईआईटी लगे, आईआईटीएन लगे, ठीक है। हाँ, ये सबका सपना होता है। जो बच्चे भी पटना या कोटा में जा रहे हैं तैयारी करने, या कहीं से भी आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनका एक सपना होता है कि मेरे नाम के आगे आईआईटीएन लग जाए, ठीक है। मैंने कोशिश की थी 2009 में एक बार, तो पहली बार में तो ऐसा हुआ कि सक्सेस नहीं मिला, लेकिन हाँ कुछ एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट वगैरह में नाम आया, तो नहीं मिला वो ब्रांच जो मुझे चाहिए था, वो कॉलेज जो मुझे चाहिए था। दूसरी बार में अनफॉर्चुनेटली तबीयत खराब हुई, नहीं क्रैक हुआ, शायद मेरी कमी रही, कहीं क्रैक नहीं कर पाया इन चीज़ों को, मैं आईआईटी नहीं जा पाया, बट शांति निकेतन गया, ठीक है। अच्छा कॉलेज मिला, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की मैंने, जॉब भी किया, लेकिन एक मलाल रह गया था कि मैं आईआईटी खड़गपुर में या आईआईटी में नहीं पढ़ाई कर पाया। कहीं भी आईआईटी में मुझे चाहिए, एक आईआईटी का टैग चाहिए। मैंने उस समय सुना, जब मैं बिहार वापस आया था तो मैंने सुना था कि कोई एक कंपटीशन, एक ऐसा ईडीपी नाम का प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो अवेलो रॉय सर ने गाइड किया था हमको यहाँ से, पिच फॉर बिहार में मैं मिला था उनसे, तो अवेलो रॉय सर ने गाइड किया था मुझे। तो उस समय में उनकी मदद से मैंने ईडीपी ज्वाइन किया था, आईआईटी खड़गपुर प्रोग्राम, 3 महीने का ये प्रोग्राम था ईडीपी का।
और वो प्रोग्राम हम लोगों ने ज्वाइन किया, मैंने, रंजन मिस्त्री ने, राहुल सम्राट ने, तीनों ज्वाइन किया था, शायद बिहार से 3 लोग गए थे। तो हम लोगों ने ज्वाइन किया वहाँ, और उसके साथ एक सर्टिफाइड IITian बन गया मैं, बहुत बड़ा कोर्स वाला नहीं, लेकिन EDP वाला। So it's not about being like IITian, it's all about कि what you have learned over there। तो मैंने जो सीखा वहाँ पे, वो सीखा था कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप में करनी क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, इसकी रियल मीनिंग क्या है, तो वैल्यूएशंस वगैरह कैसे होते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें सीखी थी मैंने वहाँ पे। सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स नॉट अबाउट बीइंग एन IITian, बट आफ्टर ऑल आई एम एन IITian क्योंकि वो डिग्री तो आ गई भाई। तो ये सब बातें होती हैं, ये सब बातें होती हैं। बिल्कुल। जब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर जर्नी की, तो क्या ये जरूरी है कोई एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोर्स ज्वाइन करना, और कितना ये हेल्पफुल होता है एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए? मेरे ख्याल से इट्स नॉट अबाउट स्टडीज, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। जब बातें आप करते हो एंटरप्रेन्योरशिप की, तो वहाँ पे अनुभव से सीखते हो। मैंने भी पढ़ाई की, मैंने भी ज्वाइन किया, और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे ज्वाइन किए थे, लेकिन एट लास्ट देखिए रिजल्ट्स तो बहुत सारे लोग अनसक्सेस रहे, और मेरे भी फेल्योर्स की कमी नहीं है। आप जो फेसबुक पे देखते हो वो सक्सेस देखते हो, फेल्योर तो बैकग्राउंड में चल रहा होता है। इतने सारे फेल्योर्स हैं कि जिसकी कहानी सुनाओ तो शायद सक्सेस से 10 गुना ज्यादा सुनाई देगा फेल्योर। चिल्ला के कमरे में बोलेगा तुम फेल्योर हो। तो बाहर से अपने आप को उतना मोटिवेटेड रखना होता है कि नहीं, आज फेल्योर है, आज का फेल्योर ही कल का सक्सेस है। शायद मैं इन बातों को यहाँ पे जरूर बोलूंगा। हमारे जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये बात बोल चुके हैं कि आपके फेल का मतलब ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो मेरा शायद फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग बहुत बार रहा है, हर बार कुछ नया एक्सपीरियंस, हर बार कुछ नया अनुभव, और मैंने वो सब चीज देखी है इस बीच में कि कैसे टीम टूटती है, कैसे लोगों में लालच आती है, कैसे टीम टूटती है, कैसे टीम फॉर्मेशन होता है, कैसे कस्टमर एंगेजमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो ये अनुभव आपको सिखाता है। इट्स नॉट अबाउट स्टडीज, मेरा फिर से बोलना है ये बात। अगर आप इस चीज में विश्वास रख रहे हो कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट स्टडीज, की पढ़ाई कर लिए, डिग्री ले ली और एंटरप्रेन्योर बन गए, इट्स नॉट अबाउट स्टडीज, इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस। जब तक आप अनुभव नहीं लोगे उसका, तब तक आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हो। ये मेरा मानना है। अब ऐसा हो सकता है किसी के बातों में कंट्रोवर्सी आए, ये मेरा मानना है कि इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, नॉट अबाउट स्टडी। बिल्कुल। तो आपने जब स्टार्ट किया था अपना जो कंपनी है, तो उसके पीछे का क्या मोटिव रहा, और क्या सोचते थे आगे, मतलब क्या सर्विसेज के लिए, और क्या काम करती है, कैसे, इसके बारे में बताइए। देखो, सबसे पहले तो मैंने जो कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए वो नॉन प्रॉफिट थी। मेरा मकसद था कि जो चीजें, जो प्रॉब्लम्स मैंने झेले हैं स्टूडेंट लाइफ में बीटेक के बाद, वो दूसरों के लिए ना हो। उस समय एक डेटा आया था जब 2014 में मुझे भी जॉब नहीं मिल रही थी। बहुत सारी कोशिशें की थी हमने, तब जाके कहीं जॉब मिली थी पहली मुझे। कोई 16 अटेम्प्ट्स में फेल्योर रहा था। 17वें अटेम्प्ट में पहली नौकरी मिली थी मुझे एक MNC में। उस समय ये परेशानी थी कि हम लोग स्किल्ड नहीं थे, उतने स्किल्ड नहीं थे कि हमको नौकरी मिले। एंड एक रिसर्च आया था MCAT का एक रिसर्च था। MCAT एग्जाम होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट बोलते हैं उसको। उससे ना कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट शायद बोलते हैं उसको। एस्पायरिंग माइंड्स कंपनी का होता था, जिसके एप्टीट्यूड टेस्ट देने के बाद आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बिठाया जाता था। कहाँ पे, तो अच्छी MNC कंपनी उसको प्रीफर करती थी। तो वहाँ पे MCAT टेस्ट मैंने दिए थे। उस समय उसका एक सर्वे आया था, और सर्वे में आंसर ये था कि 97% ऑफ द इंडियन इंजीनियर्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। ये लाइन जो थी मुझे बहुत बुरी लगी कि 97% इंजीनियर्स जो है अनएम्प्लॉयबल है, मतलब उनके पास वो स्किल नहीं है जिससे उनको नौकरी मिल सके। तो आई थॉट कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए सबसे पहले। तो मैंने वहाँ पे शुरुआत की थी कि स्किल डेवलपमेंट करूंगा मैं, सारे इंजीनियर्स का फर्स्टली करूंगा, उसके बाद फिर आगे सोचूंगा। तो मैंने वहाँ से जर्नी की शुरुआत की थी। मैंने बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में टाई अप किए। वहाँ से मैंने जो जिस भी सेक्टर की वो इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हो, सेक्टर में जो जॉब में जरूरत है, रियली में जो स्किल की जरूरत है, जिससे वो एम्प्लॉयबल बन सके, एम्प्लॉयबल, मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ, एम्प्लॉयबल बन सके, उस पे फोर्स किया मैंने, और उसको चोट करके मैं आगे बढ़ना चाहा। मैं आगे बढ़ भी गया, और वो ठीक ठाक कर भी लिया। मुझे लगभग 60 से 70 इंजीनियरिंग कॉलेज से टाई अप हुए हैं, मैंने अच्छा काम किया उसमें। उसके बाद मैं बिहार वापस आया। बिहार में वापस आने के बाद फिर मैंने इस सेक्टर में भी काम किया, IT के सेक्टर में आज मैं एक कंपनी में हूँ, कर्मकांडी प्राइवेट लिमिटेड, बहुत लोग जानते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट किया मैंने। उसके बाद 2-3 और इंडस्ट्रीज में कदम रखे हैं।
तो आई होप कि ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद होंगी दूसरों के लिए। तो मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई थी, स्किल डेवलपमेंट से लेकर के। और मैंने एक नॉन प्रॉफिट कंपनी सबसे पहले बनाई, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट बनाया मैंने स्किल माइंड्स फाउंडेशन के नाम से 2017 में, और वो अब तक कंटिन्यूड है। और उसके बाद से 2-3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में मैं डायरेक्टर रह चुका हूँ, एंड मोस्ट प्रोबेबली चौथी भी बहुत जल्दी आए मार्केट में। बिल्कुल इंतजार है अभी चौथी कंपनी का। और जब नॉन प्रॉफिट की बात करते हैं ना, तो एक तरह से बहुत सारी चैलेंजेस आ जाती है जब सोचते हैं कि हाँ कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहे हैं। तो क्या चैलेंजेस रही आपके लिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने के लिए, और क्या सलाह देंगे जो लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अभी ओपन करना चाहते हैं उनको? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, नॉन प्रॉफिट का मतलब लोग समझते हैं ना कि फ्री, तो ये माइंडसेट से निकाल देना है सबसे पहली बात। मैं जब बोलता हूँ कि मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, तो लोगों के मन में सबसे पहली बात जाती है कि तो तुम कमाते खाते कैसे हो। सबसे पहला क्वेश्चन, तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलती है, नॉन प्रॉफिट चलाते हो। अरे भाई, नॉन प्रॉफिट का मतलब जीरो नहीं होता है। फॉर प्रॉफिट में होता है कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, सेविंग्स कर रहा हूँ, मुझे जितना चाहे उतना सेविंग्स कर सकता हूँ। नॉन प्रॉफिट का मतलब होता है कि भाई सैलरी मिल जाती है, उतना खर्चा निकल जाता है। तो नॉन प्रॉफिट का मतलब फ्री नहीं होता है। नॉन प्रॉफिट का मतलब होता है मैं प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, ठीक है, वो खर्च हो जाते हैं, जितने भी पैसे आते हैं वो खर्च हो जाते हैं। तो उसमें मेरी सैलरी भी आती है, आइदर वो सैलरी 50,000 हो या 1 लाख हो, किसी की 50,000 किसी की 1 लाख भी हो सकती है। हमारी कंपनी में भी सीईओ होंगे, हमारी कंपनी में भी सीटीओ होंगे, सबकी सैलरी होगी। हमारी कंपनी में भी बहुत सारे स्टाफ्स होंगे जो काम कर रहे होंगे। सो फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट का अंतर ये होता है कि नॉन प्रॉफिट में ना आप पैसे को बचा नहीं सकते हो, उसे सोसाइटी में खर्च करने होते हैं आपको हर तरीके से। तो मैं नॉन प्रॉफिट में वो उन टर्म्स को फॉलो करता हूँ। जो भी पैसे आते हैं उनको नॉन प्रॉफिट टर्म्स में देखना, मैं मार्केट कॉस्ट से हमेशा बहुत कम कॉस्ट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, किसी को भी बहुत कम कॉस्ट। सो यही है नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता है कि 0 रुपया में हम फ्री में सब बांट रहे हैं। फ्री में करेंगे तो वो नॉन प्रॉफिट नहीं हुआ, उसको डोनेशन बोलते हैं, चैरिटी बोलते हैं। एंड आई एम नॉट डूइंग एनी चैरिटी, आई एम डूइंग नॉन प्रॉफिट टास्क। सो इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या चैलेंजेस रही एक तरह से जब उसको आपने स्टार्ट किया था? होती है बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, सोशल प्रॉब्लम आती है, समाज में लोग एक तरह से अलग नजरिया बनाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लेके, और नॉट इन लाइक मॉनेटरी टर्म्स, बट लोग सोच एक माइंडसेट बना रहता है, तो ये क्या कर रहा है, ये कहीं मतलब इससे अच्छा कहीं जॉब कर लेता है, या फिर कोई नहीं, एनजीओ को ये सही जो नजर बात से आप नहीं बोल रहे हो देखता। ना, ये जो बात आप बोल रहे हो ना, लोगों का माइंडसेट जॉब की तरफ हो ना हो, जॉब वाली बात तो आती ही है, ऑफ कोर्स आती है, क्योंकि एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के तब मैं आया था। तो लोगों ने, मेरे पेरेंट्स को भी बोला था कि क्या कर रहा है ये आजकल, ये क्या पड़ा हुआ है एनजीओ एनपीओ के चक्कर में, कि नौकरी कर लेता, नौकरी तो इतना अच्छा था छोड़ के आ गया, बेवकूफ लड़का, ऐसा बोलते हैं लोग। ये माइंडसेट है, इसको मैं नहीं बदल सकता। लेकिन जो एक और जो माइंडसेट है एनपीओ को लेकर के, उसको बदलने की कोशिश मैंने हमेशा से की, ठीक है। ये माइंडसेट लोगों के मन में रहता ही रहता है, हम किसी के माइंडसेट को हटाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लोगों के माइंडसेट को बदल देना। तो मैंने माइंडसेट को बदलने की कोशिश की कि भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो आप डेवलप कर रहे हो ना, आप यहाँ पे जो डेवलप कर रहे हो, इस इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करो। क्योंकि एनपीओ का मतलब हर जगह एक माइंडसेट जो है ना, बहुत गंदा माइंडसेट लोगों के मन में बैठा होता है कि एनजीओ खोला है मतलब इसको ना कहीं से बड़का डोनेशन मिला होगा। ये माइंडसेट है लोगों के, मतलब पता नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है कि एनजीओ खोला है इसका मतलब इसको ना डोनेशन 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ आ रहा होगा, कहीं से बड़का पैसा आता है और उसमें से ना थोड़ा बहुत खर्चा कर देता है, बाकी ढेर पैसा बचा लेता है। ये बिहार के लोगों की मतलब ये ट्रेडिशनल माइंडसेट है, ठीक है। इस माइंडसेट को बदलना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो आप पूछ रहे हो कि आपके चैलेंजेस क्या है? पहला चैलेंज यही था, अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली की क्या बोल रहे हैं लोग कि नौकरी छोड़ के ये क्या कर रहा है, वो चलो वो सह लूंगा, लेकिन ये वाला सहना मुश्किल था। वो तो फिर भी सह लेता कि चलो ना, आपको क्या मतलब, हम कितना कमा रहे हैं, अपना आपसे पैसा मांगने आ रहे हैं। किसी को आप ऐसे बोल के गाड़ी देके छोड़ सकते हो, लेकिन जब आपकी बातें जब आती हैं इस पे, अरे यार बहुत कमा रहा है, वो तो 1-1 करोड़ रुपया उसको डोनेशन आता है, तुमको पता नहीं है, बताता नहीं है किसी को, इतना कमा रहा है। ये वाला माइंडसेट बदलना बड़ा मुश्किल काम है। सो मैंने बस एक टर्म समझा था कि भाई अपना काम करो, लोगों को बोलने दो, एक दिन समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज समझाना बड़ा टफ है लोगों को कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि एक ही दिन में आप एनजीओ खोल दिए, डोनेशन आने लगा करोड़ों का। सो इट्स नॉट अबाउट दैट कि डोनेशन से पैसे है। मैंने अब एनजीओ में लगा दिया अपने वो बोर्ड,
नो डोनेशन प्लीज, मुझे डोनेशन नहीं चाहिए, मैं डोनेशन पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा नहीं करना चाहता हूँ। मेरे एनपीओ खोलने का मकसद ही यही था कि ये सेल्फ सस्टेनेबल बन जाए। मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बातें हमेशा बोलता हूँ। मेरे एनजीओ खोलने का या एनपीओ एनजीओ ट्रस्ट में जो भी रजिस्ट्रेशन मैंने कराया है, इसको कराने के पीछे का मकसद यही था कि ये ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ सस्टेनेबल बनेगी, क्योंकि ये दूसरों को भी सेल्फ सस्टेनेबल बनाना ही सिखा रही है। ये सिखा रही है कि आप कैसे खुद के बलबूते खड़े हो जाए। तो आपको भीख मांगना कैसे सिखा सकते हैं? हम ये नहीं सिखा सकते। हम आपको सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे? स्किल सिखाएंगे जिससे आपको नौकरी लग जाए, आइदर आपको नौकरी लग जाए या फिर आप अपना कुछ कर ले। लाइक मैंने पार्टनरशिप कर लिया प्रभाकर के साथ और मैंने बोला कि 10 आदमी को आप डिजिटल मार्केटिंग सिखा दीजिए। हाँ, उस सिखाने का आपको जो आपका चार्ज होगा ऐसे 50,000 रुपया, तो हम आपको 5-6 हजार देंगे पर कैंडिडेट, क्योंकि भाई ये नॉन प्रॉफिट है। मैंने बोला था ना कि मैं बहुत कम पैसे लेता हूँ, तो वो 10% ही 5,000 रुपया मैं प्रभाकर को दूंगा और बोलूंगा कि इन 10 लोगों को ट्रेंड कर दीजिए। बाकी 10 लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो उनको बोलेंगे कि अब आप या तो अपना बिजनेस शुरू कीजिए या फिर आपको नौकरी चाहिए तो बोलिए, प्रभाकर से बात करती है और से बहुत सारे सोर्सेस हैं, उनके थ्रू आपकी नौकरी भी लगवा देते हैं हम, तो उनकी नौकरी लग जाती है। तो उस तरह से मैं उनको सेल्फ सस्टेनेबल बना रहा हूँ। लेकिन यदि मैं वो 5,000 रुपया पॉकेट में उनके दे देता कि लीजिए 10 दिन खाइए जाइए, 1 महीना का आपका सैलरी हो गया, जाइए खाइए, 1 महीने के बाद दूसरे महीने क्या वो फिर सेल्फ सस्टेनेबल बन पाता? फिर भीख मांगता। तो इसका इलाज कहीं से वो नहीं है कि आप डोनेशन कीजिए, इसका इलाज वो है कि आप उसको सेल्फ सस्टेनेबल बना दीजिए। एक रोटी देने से अच्छा है एक रोटी कमाना सिखा देना उसे, मेरा विश्वास है, मेरा मानना है। तो मैंने उस टर्म को समझा है, मैंने उसी टर्म पे काम किया है एंड इट्स ऑल अबाउट नो डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने नो डोनेशन एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। हाँ, मैंने बोला है जिसको खुद से मन करे कि हाँ साथ देना चाहते हैं तो आप मेरे स्किल पार्टनर बन जाइए, आइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर बन जाइए, आइए, सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने से मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं मांगता नहीं हूँ कभी भी। यहाँ आप डोनेशन कीजिए ताकि, हाँ मेंबरशिप फीस है हमारे यहाँ, आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं तो मेंबरशिप फीस है हमारे यहाँ, उसका मेंबरशिप फीस का फायदा भी आपको मिलता है। वो क्लब है, उसकी मेंबरशिप फीस का बेनिफिट आपको मिलेगा, प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, तो वो है हमारे यहाँ। बट डोनेशंस मैं नहीं लेता हूँ। तो ये लोगों के मन का जो वहम है वो निकालने के लिए मैंने किया था कि नहीं भाई डोनेशन वगैरह, डोनेशन नहीं लेते हैं। फिर भी लोगों के मन का ये जो वहम है ये नहीं निकाल पाया, आज तक नहीं निकाल पाया हूँ मैं, और शायद आगे भी नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन सच्चाई यही है, जो हर्डल्स आते हैं, जो आप पूछे ना कि क्या हर्डल्स आते हैं आपको, चैलेंजेस क्या आते हैं, सबसे पहला चैलेंज यही है। लोग यही सोचते हैं कि बहुत पैसा कमा रहा है, खर्च बहुत कम करता है जानबूझ के, बहुत पैसा बचाता है वो, मतलब उठाता है। तो ये माइंडसेट निकाल देना चाहिए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। और खास करके जब बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर में ना, तो एनजीओ का तो अभी बहुत बड़ा रोल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, ठीक है। वहाँ से लोग कहीं ऑनलाइन में मतलब कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जो जैसा उनको करियर ऑप्शन चाहिए वहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो जब एनजीओ की बात करते हैं ना, तो एक एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत बड़ा उसका योगदान होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं खास करके बिहार के कुछ इलाकों को जहाँ पे वहाँ एजुकेशन नहीं पहुँच पाई है, ठीक है, या फिर लोग जानते हैं लेकिन वो एक तरह से बहुत नीचे की पीढ़ी में है, उन तक या तो समझ नहीं पाते हैं एजुकेशन का मतलब, नहीं तो मतलब एक एज में जाके लाइक 19-20 की एज में जाके उनकी शादी हो जाती है, ठीक है। तो वो क्षेत्र में आप एक एनजीओ किस तरह से स्टेप लेना चाहिए और क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं इसी प्लेटफॉर्म से, आपके प्लेटफॉर्म से अभी बोल देता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे मैं 2 नाम अभी लूंगा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं लेकिन मैं 2 नाम ऐसे लेने जा रहा हूँ जो इसके उदाहरण हैं, जो अपने गांव एकदम रूरल लेवल पे, एकदम बेसिक रूरल लेवल पे बदलाव का उदाहरण बन के सामने आए हैं। और मैं ऐसे एनजीओ को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, ठीक है। हो सकता है फाइनेंशियली नहीं, लेकिन मेंटली, फिजिकली और भी बहुत सारे तरीकों से मैं तैयार रहता हूँ सपोर्ट करने के लिए। पहला नाम मैं लूंगा पाठशाला इंटरनेशनल, जो छपरा में है। वो छपरा के गांव में है, बनियापुर से भी अलग एक अंदरूनी गांव है, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे पाठशाला नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, पाठशाला इंटरनेशनल एकेडमी चलता है। तो प्रकाश पांडे जी वहाँ पे बहुत एक्टिव है और उनकी पूरी टीम बहुत एक्टिव है पाठशाला को चलाने में। वहाँ पे गर्ल्स एम्पावरमेंट पे बहुत अच्छा काम होता है, विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत अच्छा काम होता है, स्कूल बहुत अच्छा चलता है, एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी बना रखी है उन्होंने इन्वायरमेंट बहुत अच्छा बना रखा है। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट हिज नेम कि वो ऐसे इंसान है जो रूट लेवल पे बदलाव कर रहे हैं, और उनको सपोर्ट करने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा कभी भी। दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा, जमुई में एक ऑर्गेनाइजेशन है पहल एक नई सोच करके, विकास जी। विकास जी वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जमुई में, पहल एक नई सोच, और उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है रियली में रूट लेवल पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
सो मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। ये 2 ही नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। मोतिहारी में मुन्ना भाई है, ख्वाब फाउंडेशन, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे रूट लेवल पे काम करने वाले लोगों का सपोर्ट है जो अभी खड़ा करेगा और नया भारत बनाएगा। ये मेरी सोच है, और मैं चाहता भी यही हूँ कि ऐसे लोग खड़े हो जिनको मैं खुल के सपोर्ट कर सकूं। मुझे इस प्लेटफॉर्म पे उनका नाम लेने में तनिक भी हिचक नहीं हो रही है, और आई एम प्राउड ऑफ देम कि मैं उनके फ्रेंड लिस्ट में हूँ, मैं उनके अच्छे मित्र में हूँ, मैं उनकी अच्छी दोस्ती निभा रहा हूँ। मुझे इस बात का गर्व, आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली अभी जो लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं उस एनजीओ को, और उससे एक तरह से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फिनेंशियली हो या फिर मेंटली हो या जैसे भी हो, तो वो कैसे उस एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं और क्या प्लेटफॉर्म है? बेसिकली सोशल मीडिया पे वैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, डायरेक्टली उनके फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सब अवेलेबल है। फिर भी यदि उन्हें नहीं मिल पाता है उनका कॉन्टैक्ट नंबर या उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं एक बार इस पॉडकास्ट में बोल भी देता हूँ, ठीक है? अभी मैं बोल दे रहा हूँ अपना फ़ोन नंबर, लेकिन अगर आपसे भी चाहे तो ले सकते हैं, या अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से लेना चाहते हैं तो मैं अपना फ़ोन नंबर रिपीट कर देता हूँ। डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं रूट लेवल पे सीधे संपर्क करवा सकता हूँ उन लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरा फ़ोन नंबर है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से, 2 बार 3 बार बोल दूंगा पॉडकास्ट में, ताकि लोग जब भी सुने या देखे कहीं पे भी तो वो समझ सके इन बातों को। मेरा फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं आप, 9798154832। मैं रिपीट कर देता हूँ, 9798154832। बाकी इससे ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे बारे में vipulsaran.com मेरा वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जा सकते हो। वेबसाइट पे जाओ, vipulsaran.com पे जाओ, उस पर मेरा सारा सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा आपको। सो डोंट बी वरी अबाउट दैट थिंग। मैं हमेशा ओपन हूँ। इट्स नॉट ऑल अबाउट बीइंग VIP, इट्स ऑल अबाउट बीइंग क्या बोलते हैं उसको, प्रायोरिटाइज्ड होना, प्राथमिकता देना। तो मेरे लिए इससे ज़्यादा प्राथमिकता देना आपके लिए कुछ नहीं होगा कि हाँ भाई हम हमेशा अवेलेबल। मैं हमेशा फोन कॉल्स रिसीव करता हूँ, नहीं करूंगा तो एक मैसेज जरूर ड्रॉप कर दूंगा कि आई विल कॉल यू लेटर। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। आप एक co-founder रह चुके हैं ब्रांड मिमिक्स की, और रह चुके हैं नहीं, अभी हैं हैं तो जी बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो कैसे काम करती है और उसमें एक तरह से क्या करती है वो ब्रांड मिमिक्स के बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं करूंगा, बिकॉज ये अभी कुछ अभी हम लोगों ने एक कंपटीशन रखा है सोशल मीडिया पे, ठीक है? तो उसमें मैंने गेस करने को दिया है कि ब्रांड मिमिक्स में क्या क्या सर्विसेज हैं, आप गेस कीजिए। यदि मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता दूंगा तो मेरा जो सारा प्लान है वो फेल कर जाएगा। सो आई एम सॉरी। आप कुछ दिन में, एक सप्ताह में ब्रांड मिमिक्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखिएगा, सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी खुल के, ठीक है? ब्रांड मिमिक्स सोशल मीडिया फेसबुक में लिखिए, आपको मिल जाएगा। हर जगह पे हैं हम लोग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, एवरीवेयर। तो ब्रांड मिमिक्स is now going to be a good brand for a lot of things। मैं फिलहाल अभी ब्रांड मिमिक्स के बारे में, क्योंकि आपने पूछ दिया, तो इतना बताऊंगा कि मार्केटिंग सर्विसेज की एक नई ब्रांड है जो आपके प्रोडक्ट की, सर्विसेज की मार्केटिंग करेगी और ब्रांडिंग करेगी। बस इतना बता सकता हूँ। बिल्कुल। और अभी जो ये पॉडकास्ट में सुन रहे हैं उनको भी अगर लगता है कि वो कुछ गेस कर पाए ब्रांड के बारे में, कर सकते हैं, तो वो जरूर पार्टिसिपेट करें इसमें। उनको हमारी तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर जाएगा यदि उन्होंने सही गेस किया तो। बिल्कुल। तो एक्चुअली यहाँ आप एक तरह से विपुल वाणी का परफॉर्मर रह चुके हैं, तो उसका क्या एक तरह से स्टोरी है? विपुल वाणी में परफॉर्मर हूँ मैं, रह चुका नहीं हूँ, रह चुका हूँ। क्या है मैं फिर जी, विपुल वाणी जो है ना, एक्चुअली ये उपज जो है, मैं एक जगह बोल रहा था, ठीक है? तो बोलते बोलते हुआ क्या कि मेरे एक टीचर थे, वहाँ पे उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन मिली मेरी एक कहानी से, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि विपुल वाणी इज द बेस्ट वाणी, और उन्होंने मुझे नाम दे दिया कि भाई ये नाम आप आज से आपका, मेरी तरफ से तुम्हारा बोला हुआ हर बात विपुल वाणी होगा। जैसे कबीर वाणी निकलता है, रहीम वाणी निकलता है, विपुल वाणी निकलेगा। मैंने उनके दिए हुए नाम को हैशटैग बनाया सोशल मीडिया में, और वो तब से मैं हर स्टोरी को अपने हैशटैग विपुल वाणी के नाम से डालने लगा। तो थोड़ा सा सोशल मीडिया पे प्रमोट होने लगा, फेमस होने लगा। फेमस होने के बाद मैंने विपुल वाणी नाम का एक शो शुरू कर दिया, और बहुत जगह पे विपुल वाणी का शो होने लगा।
तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, किसी तरह का मैं पैसे नहीं लेता किसी के लिए, ठीक है। तो विपुल वाणी नाम का वो सोच शुरू हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पे वो विपुल वाणी बन के सामने आया, और अब एक पेज बन के, अब एक सोशल मीडिया फेसबुक पे पेज है अभी विपुल वाणी का। तो विपुल वाणी बेसिकली वो स्टोरीज हैं जो मेरे मन से निकलती हैं, जो मेरे इमेजिनेशंस होते हैं, जो मेरी कहानियां होती हैं, या किसी और की कहानियां होंगी तो क्रेडिट के साथ उसमें हैशटैग विपुल वाणी जाएगा। यदि मान लीजिए आपकी कहानी है तो आपका क्रेडिट रहेगा वहां पे कि इनकी कहानी है, और उसमें हैशटैग विपुल वाणी जाएगा। सो विपुल वाणी एक प्रचारक है, एक प्रसारक है अच्छी बातों का, मतलब पॉजिटिव थिंग्स जो भी हो रहे हैं ना आसपास में, उनकी बातों को फैलाने का एक जरिया है, और कुछ नहीं। विपुल वाणी एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। और आप एक फाउंडिंग मेंबर भी हैं बिहार गौरव यात्रा का, तो बिहार गौरव यात्रा के बारे में बताइए। बिहार गौरव यात्रा इज लाइक अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर मी, जो अभी हमने 2019 में प्लान किया था। 18 में एक्चुअली प्लान किया, लेकिन 19 आ गया प्लानिंग करते करते। 19 में हमने इसकी शुरुआत की पटना के महावीर मंदिर से। पटना 17 सितंबर 2019 को हमने पटना के जो महावीर मंदिर है स्टेशन पे, जंक्शन पे, वहां से मैंने बिहार गौरव यात्रा की शुरुआत की, और वो यात्रा अभी कंटिन्यू चल रही है। बिहार में हर जगह पहुंचना, उसके बारे में लिखना, उसके बारे में वीडियोस में दिखाना, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री बना के दिखाना, बिहार की पॉपुलैरिटी, बिहार की जो अच्छी चीजें हैं उसको दुनिया के सामने रखना, यही मकसद है बिहार गौरव यात्रा का। तो बिहार के हर एरिया में, हर जिला के अच्छे अच्छे जगहों को, जो अच्छी चीजें हैं वहाँ की, जो पॉजिटिव थिंग्स हैं वहाँ के, वो दिखाना ही बिहार गौरव यात्रा का मकसद रहा है, और आगे भी रहेगा। पिछले साल हम इस यात्रा को नहीं कर पाए थे, बिकॉज आप सबको पता है कि कोरोना पैंडेमिक आया था। तो कोरोना पैंडेमिक की वजह से हम लोग इस यात्रा को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। 2021 में फिर हम लोग उस यात्रा को कंटिन्यू आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ये हर साल यात्रा जाती है, और हर साल कुछ नया कंटेंट निकल के आता है बिहार के बारे में जो बहुत अच्छा है, और उसे हम वर्ल्ड लेवल का, ग्लोबल लेवल का जो प्लेटफॉर्म है वो देते हैं, ग्लोबल लेवल का शोकेस देते हैं, ताकि वहाँ पे हमारी बातें पहुँच सके, और बिहार की एक जो छवि है वो ब्रांड बन सके, ब्रांड बिहार बन के उभर सके। तो बिहार गौरव यात्रा का मकसद यही है बेसिकली। बिल्कुल। तो ये एक तरह से फिजिकली वो जगह पे जाके जानना चाहते हैं, या फिर ये एक तरह से वीडियो कंटेंट बना के डालते हैं? क्लियर बताइए। हम फिजिकली ही जाते हैं, वीडियो अच्छा, कंटेंट हम ही जाके बनाते हैं और उसे डालते हैं। डालना मकसद नहीं है, हम लोग एक लाइब्रेरी बना रही है उसकी, ठीक है। तो अभी हम सोशल मीडिया पे इन सब चीजों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं या कहीं पे डाल नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ उसकी एक लाइब्रेरी तैयार हो रही है जो कल को बहुत जगहों पे बिहार के गौरव को दिखाएगी, इसीलिए इसका नाम बिहार गौरव यात्रा रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जब यात्रा का नाम आता है, यात्रा का मतलब होता है कि हाँ कुछ लोग हैं पीछे जो साथ में चल रहे हैं और बिल्कुल उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे ही हमारे साथ, इसीलिए मैं बोला कि हमारे साथ कुछ लोग हैं बिहार गौरव यात्रा की टीम में, और वो हमारे साथ चलते हैं हर जगह, और उसमें राइटर्स भी हैं, राइटर्स में एक हम भी हैं, उसमें राइटर्स भी होते हैं, रिपोर्टर्स भी होते हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, सिनेमेटोग्राफर्स भी होते हैं, और कुछ मतलब हमारे अच्छे मित्र जो अच्छा लिख लेते हैं वो सब हैं। तो एक पूरी टीम निकलती है 10-15 लोगों की, जो बिहार की अच्छे जगहों पे हर बार जाती है कहीं कहीं, और जाकर के नया चीज को ढूंढ के लाती है और उसका एक लाइब्रेरी तैयार कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है। खैर, और खास करके जो लोग जुड़ना चाहते हैं ये बिहार गौरव यात्रा से, तो एक तरह से वो कैसे जुड़ सकते हैं? और बिहार गौरव यात्रा के फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे आप जाके मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगी। बिहार गौरव यात्रा की टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और कांटेक्ट करके आपसे कंट्रीब्यूशन पूछेगी कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिहार गौरव यात्रा के बारे में। आप उनसे बातें करेंगे और आपको टीम में शामिल कर लिया जाएगा। यदि आप उतने वर्थ होंगे आपके अंदर, तो पक्का आप शामिल हो जाएंगे टीम में। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक कोच हैं, एक तरह से कोच का क्या मीनिंग है? खास करके बिहार में बात करें तो वैसा लीडरशिप और मेंटरशिप नहीं मिल पाते हैं लोगों को, या फिर उतना पहुंच नहीं होता है। तो एक गाइडेंस का मतलब होता है कि हाँ पापा मम्मी से जो सीखते हैं वो, नहीं तो जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है वहाँ से सीखते हैं। तो आप एक कोच का मीनिंग बताइए थोड़ा डीपली में, क्या काम होता है उनका और कैसे हेल्प करते हैं? सो देखो, कोच जो होते हैं ना, कोच तो मीनिंग बताने लायक ऐसा कुछ खास मेरे पास नहीं है कोच की मैं मीनिंग बताऊं सबको। कोच जो होता है, कोच का मतलब ही होता है एक मेंटर।
जो आपको सही रास्ता दिखाता है वो आपका कोच है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे कुछ अच्छे दोस्त हो, या हो सकता है कि आपकी पत्नी हो सकता है कि आपके बच्चे भी हों कभी कभी। तो कोच का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है, कोच वही होते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएं। तो जहां तक मेरी एक्सपर्टीज है, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मेरा अनुभव है, मैं चाहता हूं कि सामने वाले वो परेशानी न झेल सके जो मैंने झेली है। तो मैं उनको बस वही रास्ता बता देता हूँ कि भाई यहाँ जाओगे तो कांटे हैं थोड़े से, यहाँ जाओगे तो थोड़ा अच्छा रास्ता मिलेगा। मेरा जो अनुभव है उस अनुभव को उसके साथ शेयर करके चाहता हूँ कि उसका रास्ता आसान बना दूं। इसी को बोलते हैं कोच, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अब तक, मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि मैंने अब तक 150 से ज्यादा लोगों को रास्ता दिखाया है, जिसे अभी जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। अगर किसी को इंजीनियर बनना था तो वो इंजीनियर बन के अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के 18 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हैं। ऐसे भी हमारे मेंटीज रह चुके हैं, और कुछ ऐसे भी मेंटीज हैं जिनको आर्टिस्ट बनना था, पेंटर बनना था, तो उनको मैंने अच्छे पेंटर से कांटेक्ट करवा दिया है, तो उनके अंडर में रह के वो कर रहे हैं। कुछ अच्छे हैं ऐसे हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, तो मेरे कांटेक्ट में जो एक्टिंग अच्छा करते हैं उनके साथ मैंने उनको जोड़ा, तो वो अब उनके मेंटरशिप के अंदर अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा मकसद यही होता है, एक कोच का सही मकसद यही होता है, मतलब यही होता है कि वो रास्ता सही दिखा दे। ट्रेनिंग बाद में, जो मेरे फील्ड के होते हैं मैं उनको अपने फील्ड में ट्रेनिंग दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद ही एक उस टाइप का हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को कोच इसलिए बुलाया कि मैं एक सही रास्ता दिखा सकता हूँ। तो एवरीबडी कॉल्स मी अ कोच लाइक दिस। ऐसा कुछ है नहीं, मेरा जितना अनुभव है जस्ट मैं उसे साझा कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, और अनुभव से उसकी रास्ता दिखा देता हूँ कि अगर आता रहता है तो, और यदि मैं उस फील्ड का एक्सपर्टीज नहीं हूँ तो मैं उसे उस फील्ड के एक्सपर्टीज के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। बस यही काम है मेरा। तो दैट्स बीइंग अ कोच, नथिंग एल्स। बिल्कुल। और खास करके जब मोटिवेशन की बात करते हैं ना, तो मोटिवेशन जब कोई किसी से बात करते हैं या कोई एडवाइस देते हैं, तब तो कुछ दिन तक मोटिवेशन रहता है कि हाँ वो जो बोले हैं वो उस पर काम करना चाहिए और उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पर कुछ टाइम बाद एक तरह से वो कम हो जाती है, ठीक है, उतना नहीं रह पाता है। तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको कि वो मोटिवेटेड रह पाए लॉन्ग टाइम के लिए, और जब तक कुछ अचीव ना हो वैसा तब तक? श्योर। देखिए, आप बहुत सही सवाल किए हैं, और इस सवाल का जवाब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से दूंगा कि ये चीजें, ये कारण मेरे भी लाइफ में कभी थी। कंटिन्यूटी नहीं रहती, आपका यही सवाल था। आपका जो सवाल है ये था कि जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं, सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं, इसमें और भी चीजें, जैसे आज पढ़ाई, आज बहुत एनर्जेटिक होकर मैंने पढ़ाई शुरू की कि एकदम 10 दिन में पूरा सिलेबस 10 पार्ट में बांट दिए हैं और 10 महीने में खत्म कर देंगे। 1 महीने में 1 पार्ट, ऐसे 10-10 पार्ट है, खत्म कर देंगे 10 महीने में हम। इस साल तो एकदम एग्जैक्टली पहले दिन तो बहुत एनर्जेटिक शुरू होते हैं, दूसरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं, धीरे धीरे एनर्जी घटती है और दूसरे तीसरे महीने जाते जाते तक फिर पहले जैसे हो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर जब एग्जाम का समय आता है तो हमको याद आता है कि अब 1 ही महीने में वही 10 महीने वाला काम करना है, तो बोझ आता है एग्जाम के टाइम में हमारे ऊपर। आपका सवाल यही है, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होती है हमारे साथ। जब हम कंटिन्यूटी कर रहे होते हैं तो कंटिन्यूटी हमारी मेंटेन नहीं रहती है, तो उसको मेंटेन कैसे रखें, यही सवाल था मेरे ख्याल से आपका। तो कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए मेरे पास एक उपाय है, मैंने उसका भी उपाय बना रखा है। आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना सीखिए। थोड़े दिनों के लिए अगर आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना सीख लीजिएगा ना, तो फिर आपको पसंद आ जाएगा ये चीज करना। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, शायद आपसे ही जवाब चाहूंगा। आप एक गेम खेलने के बहुत जबरदस्त आदी, इतने आदी हैं कि उस गेम के आगे आपको कुछ नजर नहीं आता है। उस गेम से आपको लाखों रुपए अर्निंग भी होती है, ऐसा थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं। वो गेम है पबजी। लेट्स कंसीडर, अभी पबजी इंडिया में बैन है, लेकिन एक पबजी गेम है। मान लो उस गेम को खेलने से आप यूट्यूब स्ट्रीमर हो उसके, और स्ट्रीम करते हो तो बहुत पैसे कमाते हो। यूट्यूब स्ट्रीम करके आजकल बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, तो अर्न करते हो। और वो खेल के आगे आपको कुछ नहीं दिखता है, सब कुछ छोड़ देते हो। आपका फ्रेंड बोलता है कि हमको वो गेम खेलना है, शाम में शेड्यूल कर लेते हो कि चलो आज खेलते हैं वो गेम, ठीक है, एनर्जी के साथ खेलते हैं, उसी इंथुसियाज्म के साथ। पैसे तो ऑलरेडी कमा रहे हैं। तो उस टाइम में उसके थोड़ी देर पहले आपको एक न्यूज मिलता है, गेम शुरू होने के 10 मिनट पहले आपको एक न्यूज मिलता है कि आपके जो फैमिली के कोई मेंबर हैं, जो करीबी हैं आपके, वो उनका एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आप क्या करोगे? आप गेम खेलोगे या फिर आप हॉस्पिटल जाओगे सबसे पहले उनकी मदद करने या उनसे मिलने?
ऑफ मेरा कोर्स सवाल ये है। हॉस्पिटल ही जाऊंगा, बिल्कुल हॉस्पिटल ही ऑफ कोर्स जाएंगे। हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे। सो प्रायोरिटीज सेट करनी है आपको ना, अपनी डायरी में अपने अपने जो अपना जो चार्ट बुक रखे हो वहां पे आपको लिख के रखना है। प्रायोरिटीज सेट करनी है कि हमारी प्रायोरिटी ना ये पढ़ाई करनी है, इस पढ़ाई को पहले करेंगे, इसके बाद जितना समय बचेगा उस समय में हम कुछ भी करेंगे, गेम खेलें या हम खाना खाएं या हम मस्ती करें, लूडो खेले, जो खेलना है खेले, मूवीज देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रायोरिटीज सेट कीजिए कि हमारे 4 घंटे में या 5 घंटे में ये आज का टारगेट है काम मेरा, ये आज की पढ़ाई है मेरी, टारगेट इतना पढ़ने की, ठीक है। इतना पढ़ाई यदि मैं सुबह में 6 बजे खत्म कर लेता हूँ तो रात के 12 बजे तक मैं जो करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ज्यादा पढ़ भी सकता हूँ, नहीं भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर वो काम मेरे रात के 12 बजे तक खत्म नहीं हुआ तो तब तक हम जब तक उसको खत्म नहीं करेंगे तब तक वहां से नहीं हटने वाले। सो सेट योर प्रायोरिटीज को सेट करना सीखिए। आप रूटीन फॉलो नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने टारगेट्स को फॉलो कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना सीखिए, रूटीन ऑटोमेटिकली आपके साथ चलेगा। आप देखिएगा, अपने टाइम की रेस्पेक्ट करनी सीखिए। आपके पास जो समय है, एक ही चीज है जो वापस नहीं आता है, ये समय वापस नहीं आता है। हम जो बोल दिए ये हम वापस नहीं ले सकते, यही चीजें है ना, तीर से निकला हुआ कमान, मुंह से निकली हुई बात और समय वापस नहीं आता है। तो ये तो मुंह से निकली हुई बात तो सॉरी बोल के, चलो गलत बोल दिए किसी के बारे में तो सॉरी बोल के वापस रिलेशनशिप ठीक किया जा सकता है। तीर से निकला हुआ कमान अगर किसी को लग गया तो उसको भी दवा घाव भरा जा सकता है, लेकिन समय जो निकल गया उसको वापस लाने का टाइम मशीन अभी हमारे पास नहीं है जिसमें हम बैठ के वापस जा सके। तो वो टाइम को बर्बाद नहीं करना है। मैंने आपको 8 बजे बोला तो मैं 8 बजे आपके लिए रिजर्व्ड हैं, लॉक्ड हैं हम आपके साथ प्रतिबद्ध हैं आज 8 बजे। कल 8 बजे किसी और को समय दिया हुआ है मैंने, तो कल 8 बजे मैं उसके साथ हूँ, अब किसी के साथ नहीं जाऊंगा। अनटिल एंड अनलेस उससे ज्यादा प्रायोरिटी का कोई काम नहीं आ जाता है, उससे ज्यादा प्रायोरिटी। अगर आज 8 बजे मेरे परिवार से किसी की तबीयत खराब होती तो मैं उसको लेके जाता और आपको फोन करके मना कर देता, बोलता कि हर्ष ऐसा है कि तबीयत खराब हो गई है किसी की, मैं आज नहीं आ पाऊंगा और आपका ये प्रोग्राम पोस्टपोन करता मैं। लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ मेरे साथ, मैं आपके साथ हूँ। 1 मिनट हर्ष, सॉरी। सॉरी, लगातार कुछ देर बोलने के बाद ऐसा होता है। सॉरी। तो ये प्रायोरिटी मैं सेट करता आपके साथ, किसी और के साथ मैंने किया था, ठीक है। तो वहां पे प्रायोरिटी सेट करना ही यहाँ सॉल्यूशन है। आप अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, कितने घंटे ये काम है। जो कंटिन्यूटी है, मोटिवेशन है ना, उसके लिए भी ऐसे ही आपको प्रायोरिटीज अपनी सेट करनी पड़ती है। सर को अगर रियली में हम फॉलो करते हैं ना तो सर की बात नहीं टालेंगे, कहीं लिख के रख देंगे उसको और उसको तब तक फॉलो करते रहेंगे जब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। एंड उसके बाद एक बुके लेके सर के पास जाएंगे, सर आपने मेरा लाइफ बदल दिया। अदरवाइज आपकी लाइफ सर क्या कोई नहीं बदल सकते। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, यही है मेरा काम। बिल्कुल आपने बहुत सही बोला है। और आपका क्या आगे का फ्यूचर प्लान है, और क्या आप अपने आप को फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, और या फिर कहाँ देखना चाहते हैं? देखो, फ्यूचर की बातें करेंगे तो मैं ऑफ कोर्स खुद को एक सक्सेसफुल सोशल एंटरप्रेन्योर देखना चाहता हूं इन फ्यूचर, ठीक है। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद या 25 साल बाद के गोल अगर मुझसे पूछोगे, मैं अभी 28 साल मेरी उम्र है, 25 साल के बाद 53 इयर्स का हो जाऊंगा। ऑफ कोर्स मेरा एक सपना है कि भाई वर्ल्ड टूर पे जाऊं, वर्ल्ड टूर पे जाके मोटिवेट करूं लोगों को, जैसे आज अपने लोकल लेवल पे कर रहा हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑफ कोर्स मैं गया हुआ हूँ, लेकिन वर्ल्ड टूर पे जाना एक अलग बात है। तो मेरा एक वो सपना है, वो करना है, अचीव करना है, उसको धीरे धीरे करके अचीव करूंगा। जाऊंगा वर्ल्ड टूर पे, जरूर जाऊंगा। और एक ड्रीम है कि भाई सोशल एंटरप्रेन्योर के नाम पे एक अच्छा फेस बने मेरा, तो उसके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, उसके पीछे स्ट्रगल कर रहा हूँ। इन फ्यूचर मैं अपने आप को वहां पे देखना चाहता हूँ कि जहाँ पे जिसको समृद्ध इंसान बोलते हैं ना, हर तरह से समृद्ध इंसान हो। और ये जो विपुल वाणी है, ये अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेट कर सके, अधिक से अधिक मतलब लाखों करोड़ों करोड़ को मोटिवेट कर सके। ये विपुल वाणी, बस इतना सा सपना लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आज से 25 साल के बाद मैं अपने आप को खुद वहां उस पोजीशन पे देखना चाहता हूँ कि करोड़ों लोग विपुल वाणी की वजह से अगर उनके लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है तो करोड़ों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। बस यही है मेरा सपना, जिसको हम जीना चाहते हैं इन फ्यूचर। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सोच है आपका, बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं। और उम्मीद है कि आपको उसमें कामयाबी मिले। और क्या सलाह देंगे वो लोग को जो खास करके एक
अगला 1000 बोले, 100 बोले, उतना विपुल कैसे तैयार करेंगे, क्या सलाह देंगे वैसे मैंने ऑलरेडी तैयार करना शुरू कर दिया है वैसे लोग। मैंने अपने जैसे 10-15 विपुल तो कम से कम बना ही दिए हैं, और इन फ्यूचर मेरे भी प्लान्स है कि भाई 1000 विपुल तैयार हो जाए, और वो हजारों भी 1000 विपुल तैयार करने के लायक रहे, ताकि ये चेन नहीं टूटे और ये विपुल वाणी मेरे जाने के बाद रुके नहीं, नया विपुल वाणी बनता रहे, नया विपुल वाणी बनता रहे। तो ऐसे चेन्स बना के मुझे खुशी होगी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला। तो मेरा उन लोगों के लिए एक मैसेज है, ऑफ कोर्स मेरा एक मैसेज है कि कहीं भी परेशानी हो लाइफ में, तो डिसीजन ना जल्दीबाजी में नहीं लेना। हो सकता है कि जो डिसीजन आप लेने जा रहे हो वो किसी के लाइफ को इफेक्ट करे, तो वैसा डिसीजन आप जल्दीबाजी में नहीं लीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। ज्यादा परेशानी हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं साथ हूँ, मैं खड़ा रहूंगा। आई प्रॉमिस, जितना हेल्प हो पाएगा उतना तो करूंगा ही। फाइनेंशियली मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन फिजिकली और मेंटली जरूर प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं साथ रहूंगा। सो बी अहेड, बी अ लीडर, डोंट बी अ बॉस। अपने ऑफिस में भी सारे एंटरप्रेन्योर दोस्तों को भी बोलता हूँ, बॉस नहीं बनिए, लीडर बनिए। लीडर बनिएगा तो बिजनेस बहुत आगे तक जाएगा। तभी आप एक अच्छे क्या बोल सकता हूँ मैं, रतन टाटा बोल सकता हूँ सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। एक अच्छे रतन टाटा बन सकते हैं, एक अच्छे महिंद्रा साहब बन सकते हैं आप। तो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर, एक अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए आपको एक अच्छी मेंटालिटी, एक अच्छा विजन लेके आगे बढ़ना होता है। और वैसे विजन लेके बढ़ रहे हैं हमारे दोस्त हैं पटना में, मैंने नाम ऑलरेडी ले रखा है। पूरी की पूरी कोवर्किंग टीम, वर्क स्टूडियो कोवर्किंग की पूरी टीम, प्रख्यात, आलोक, उसके बाद हमारे राहुल सम्राट और भी उनकी पूरी टीम। उसके बाद फिर बातें करेंगे अपने प्रभाकर आलोक भाई की, उनकी पूरी टीम। उसके बाद बातें करेंगे विवेकानंद प्रसाद की, उनकी पूरी टीम। उनके बाद बात करेंगे हम, और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, मैं कितनों की बातें करूंगा, लगभग 100 स्टार्टअप्स हैं बिहार में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सत्तूज में सचिन भैया की टीम, पूरी की पूरी सचिन की भैया के सत्तूज की टीम बहुत अच्छा कर रही है। अभी उनका एक प्रोडक्ट भी आया है, नया नया प्रोडक्ट। तो ये सब ऑसम है, ये सब देख के इंस्पिरेशन मिलता है, आगे बढ़ने का, काम करने का मन करता है। और हमारे साथ साथ देने के लिए बहुत सारे हमारे मेंटर्स भी हैं, जैसे उषा झा आंटी हैं, उषा झा मैम बिहार महिला उद्योग संघ की प्रेसिडेंट हैं। वैसे वैसे मेंटर्स जब आपको मिल जाते हैं, वैसे गार्जियंस जब आपको मिल जाते हैं, तो काम करने में आपका जो स्पीड है ना वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, आप मोटिवेट रहते ही रहते हो। उसके बाद हमारे मेंटर्स में एबेल रॉय सर हैं, तो एबेल रॉय सर जहाँ रहते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली भाग जाता है वहां से। सो सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली आपके पास चल के आ जाता है। आप प्रॉब्लम में फंसोगे, वो ऐसा सॉल्यूशन देंगे कि निकल जाएगा। सो बी कंफर्टेबल अबाउट दिस थिंग्स कि हमारे साथ लोग हैं, बिल्कुल हैं आपके साथ अप्रिशिएट करने वाले। बस किसी भी डिसीजन को लेने से पहले जल्दीबाजी नहीं करना, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना, अपनी टीम के बारे में भी सोचना, खुद के बारे में भी सोचना, और आपके शुभचिंतकों के बारे में भी सोचना, जो आपके वेल विशर्स हैं उनके बारे में सोचना। क्योंकि आज अगर मैं कोई गलत स्टेप लेता हूँ तो मेरे वेल विशर्स जो हैं वो भी गलत स्टेप लेंगे, क्योंकि वो मेरे वेल विशर हैं, वो मेरे फॉलोअर्स हैं रियली में। तो यही एक मैसेज है। बाकी आप बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो, सो आगे करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए, और अपने कीमती टाइम दिया इस शो में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप ऑल द फिर बेस्ट सर। कभी इस शो में आए। जरूर हर्ष, आप जब भी याद करोगे मैं जरूर आऊंगा। यदि मेरे पास उस समय पर्टिकुलरली मैं खाली रहा तो जरूर आऊंगा, नहीं तो फिर उसके अगले दिन आऊंगा, लेकिन आऊंगा पक्का। और मेरा प्रॉमिस है ह्यूमंस ऑफ बिहार से कि इन फ्यूचर आपने जो एक्सपेक्टेशंस मुझसे रखी हैं उसे पूरा किया जाएगा, और हम मिलते रहेंगे। ह्यूमंस ऑफ बिहार को खड़ा करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है हर्ष, हर्ष किशोर जी। तो मैं बहुत बहुत आपको फिर धन्यवाद से एक आपका। बार आपकी पूरी टीम को, पूरी की पूरी ह्यूमंस ऑफ बिहार टीम को, पूरी की पूरी प्रभाकर आलोक जी की टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा, मुझे इस सेशन में बुलाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।